नमस्कार व्यूअर्स, दिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आयोग की भी एक सीरीज चल रही थी, जिसमें इससे पहले हमने निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के पूरे प्रश्नोत्तर एमसीक्यूज मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमने डील किया हुआ था। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी के संदर्भ में जो एक चैप्टर है 10वीं यूनिट, उसके सेकंड आयोग, जिसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और एमपीपीएससी के आज हम क्वेश्चन या एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी और एमपीपीएससी की जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, प्रमुख बातें क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो यूपीएससी है, यूपीएससी के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे तो यूपीएससी में क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी ली आयोग की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? तो आपको याद रखना है, ली आयोग की अनुशंसा पर, ली आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। इस फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो वर्तमान स्वरूप हम आज देख रहे हैं यूपीएससी का, तो वर्तमान स्वरूप की स्थापना कभी, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो यूपीएससी है, जब भारत आज़ाद हुआ उसका इसका गठन कब हुआ, तो याद रखना, वो डेट आपको याद रखना। वर्तमान स्वरूप आया था 26 जनवरी 1950 को। ये वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना की गई थी। मोस्टली यही पूछा जाता है वर्तमान स्वरूप में, ठीक। 26 जनवरी 1950 ये डेट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक प्रावधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आपको भाग याद रखना है, भाग 14। और यदि आपसे पूछा आर्टिकल या अनुच्छेद, तो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 315 से, आपको याद रखना 315 से 323, 315 से 323 आर्टिकल में इस यूपीएससी का उल्लेख या वर्णन किया गया है। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसके जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, या इसकी संरचना पहले देख लेते हैं। तो इसकी संरचना यूपीएससी में जो है, एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। इस बात को याद रखिए। 1+10 इसकी संरचना होती है। इनका यदि कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना है कार्यकाल के रूप में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी आपको ध्यान में रखना है इनके कार्यकाल के रूप में। फिर नियुक्ति कौन करता है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति में आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम डील करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, जो इसमें 3 सेवाएं दी महत्वपूर्ण है, आईएएस, फिर आईपीएस और फिर आईएफएस। तो जो आईएएस थी, इसकी स्थापना या गठन कब किया गया था, 1950 में किया गया था। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। जो भारतीय पुलिस सेवा है, आईपीएस जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और जबकि आईएफएस जो है, आईएफएस की स्थापना कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आपको इसके बाद ध्यान में रखना है कुछ फैक्ट के रूप में कि पहले अध्यक्ष कौन थे, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बर्कर। सर रॉस बर्कर इसके पहले अध्यक्ष थे। ये इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो एच के कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष, भारतीय
अध्यक्ष कौन थे? तो इस पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे एच के कृपलानी का नाम आपको याद रखना है। एच के कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपको एच के कृपलानी जी का नाम याद रखना है। आज़ादी के समय, आज़ादी के समय यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे? तो आपका यहाँ भी नाम याद रखना है, एच के कृपलानी ही थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे यूपीएससी के? तो एच के कृपलानी थे। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर पहली महिला अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में, तो ये भी याद रहे, पहली जो महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की, पहली महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखना है रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू जो पहली महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। फिर आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप जोशी। कौन है? प्रदीप जोशी, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब डील करते हैं हम क्वेश्चनों को कि अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जो यूपीएससी आयोग है इससे पूछे गए हैं या जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राज्य के बारे में भी, दोनों के क्वेश्चन एक साथ डील करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है ये। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 अधिनियम के तहत जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें ली आयोग कमीशन बनाया गया था। उसकी सिफारिश के आधार पर 1926 में ही यूपीएससी का गठन किया गया था। तो 1919 अधिनियम के द्वारा इस यूपीएससी का गठन किया गया, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देख रहे होंगे, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहली बार, अभी मैंने बताया भी आपको, पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहली बार किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, तो आपको याद रखना है, इनका जो पूरा नाम था आर्थर ली आयोग। इनका पूरा नाम था आर्थर ली पूरा नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ली आयोग या आर्थर ली आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस तिथि पर किया गया था? तो इसकी जो तिथि है, जो ली आयोग ने अनुशंसा की थी, तो 1 अक्टूबर 1926 सही आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1926 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे इसका नाम था रॉस बर्कर। अभी मैंने बताया भी आपको, जो पहले अध्यक्ष थे इसके रॉस बर्कर, जो 1926 में जब गठित किया गया था उस समय थे रॉस बर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप, कई बार एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यदि पूछे ब्रिटिश अध्यक्ष, तो सर रॉस बर्कर। पहले प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने इसको भी अभी डिस्कस किया, एच के कृपलानी। कौन थे? एच के कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच के कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष थे यूपीएससी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष एमपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बोला भी था कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज बैथ्यू। कौन थी? रोज बैथ्यू पहली महिला
अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पूरी लिस्ट पता होना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी पढ़ें, कोई भी आयोग पढ़ें, उनकी एक बार लिस्ट पे नज़र जरूर आप डाल लीजिए। अक्सर यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन बनाते कौन अध्यक्ष रहा है, कौन नहीं रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है नहीं रहा है। तो देखिए इनमें से जो पीसी होता ये थे माता प्रसाद, ये भी थे, जेपी गुप्ता ये भी अध्यक्ष रहे हुए, नहीं रहे तो अमर प्रताप सिंह। कौन नहीं रहे हैं अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष? अमर प्रताप सिंह, ये यूपीएससी के अध्यक्ष अभी तक नहीं रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया अलग नाम दे के, इनमें से फिर से क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। पीसी होता ये रह चुके हैं, डीपी अग्रवाल ये भी क्या है, रह चुके हैं, रजनी राजदान ये महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, अजीत सेठ ये नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीत सेठ ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग, इनमें से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो देखिए कौन कौन रह चुके हैं, देखिए डेविड आर सिमला ये भी रह चुके हैं, अलका सिरोही रह चुके हैं, और इसके अलावा एसआर हासिम ये भी रह चुके हैं। जबकि कौन नहीं रहा है, तो पीके सिन्हा यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीके सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सी महिला संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है। देखिए तो कौन है, अलका सिरोही ये रह चुकी हैं, रोज बैथ्यू ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी, रजनी राजदान ये भी रह चुकी हैं। तो कौन नहीं रहे, मार्गरेट अल्वा कभी भी यूपीएससी के अध्यक्ष महिला अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट अल्वा, या यूपीएससी की महिला अध्यक्ष नहीं रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको कि प्रदीप कुमार जोशी ये एमपीपीएससी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सीजी के भी रह चुके हैं, और ये वर्तमान में क्या है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी या पीके जोशी इनका नाम है। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग है क्या है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, नियामक निकाय है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश द्वारा स्थापित किया गया संवैधानिक निकाय है। तो याद रखिएगा जो यूपीएससी है, ऐसे सभी आयोग जिनका हमारे संविधान में वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, सभी संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है। आर्टिकल 315 से 323 में हम देखते हैं, भाग 14 में इसका उल्लेखित या वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो देखिए जो अभी मैंने बताया कि इसका जो प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का ही उल्लेख किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो सदस्य को हटाने का प्रावधान किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, पूछ रहा है आपसे। तो इसका याद रखिएगा आप 317 आर्टिकल 317 में क्या बात कही गई है कि संविधान के जो संविधान बोल रहा हूँ, जो संविधान में लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो याद रखिए जो वार्षिक प्रतिवेदन है हमेशा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वार्षिक प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग किसे देता है, तो जो वार्षिक प्रतिवेदन है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, तो 6 या 65 वर्ष का सही आंसर हो जाएगा। 6 या 65 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसके सदस्य और अध्यक्षों की पदावधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि दोनों की क्या है, बराबर है, इक्वल है, 6 या 65 वर्ष। इसकी भी क्या आंसर हो जाएगा, 6 या 65 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए इसे राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, ये तथ्य बिल्कुल सही है। अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, ये भी फैक्ट बिल्कुल क्या है, सही है। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकता है, अनुच्छेद 317 के तहत पद ग्रहण करता है, तो ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसके पद मुक्ति की बात की गई है, किसमें, अनुच्छेद 317 में। मैंने पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि किस अनुच्छेद के तहत सदस्य हटाया जा सकता है, तो 317 से हटाया जा सकता है, जबकि पद ग्रहण करने की बात इसमें आर्टिकल 317 में नहीं की गई है। तो यह 4th वाला जो ऑप्शन है आपका सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के कदाचार से संबंधित मामले पर सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति किसके पास भेजता है। तो जो राष्ट्रपति है, यदि कोई कदाचार का ऐसा मामला आता है, जब उसे हटाना हो तो किसके पास भेजेगा, तो याद रखिएगा यह सर्वोच्च न्यायालय। किसके पास भेजेगा सलाह लेने के लिए, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के जांच के उपरांत इन्हें हटाने का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिए अनुच्छेद 145 के तहत, अनुच्छेद 145 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। तो अनुच्छेद 145 के तहत वह ऐसा कार्य करता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग, अगला है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है, तो याद रखिए हटाने का रिपीट क्वेश्चन है ये, तो इसे मैंने डिस्कस कर चुका, 317 के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों का, कार्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके कार्यों का वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 320 में किया गया है। अनुच्छेद 320 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया है, तो 315 में यूपीएससी एमपीएससी गठन की बात की गई है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा डील हम बता देते, पूरे आपके डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। देखिए अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और एमपीपीएससी के गठन की बात की गई है, जबकि वहीं पर यदि हम देखें कि अनुच्छेद 316 में क्या बात की गई, तो सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात की गई है। फिर 319 में क्या बात की गई, तो 319 में कहा गया है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता की समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक की बात 319 में की गई है। वहीं 320 में आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे मैं आपसे लगभग 45 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आज, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह क्वेश्चन निश्चित मानिए यहाँ से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, पूछने की पूरी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति और उसका वर्णन, तो याद रखिए यहाँ पूछ रहा है अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन 316 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 316 में दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। यह किस अनुच्छेद सबसे जो आखिरी वाला अनुच्छेद है, अर्थात अनुच्छेद कौन सा, 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत यह वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला है क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्गों की परीक्षा आयोजित करता है? तो जो संघ लोक सेवा है, यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और इसके अलावा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाएं, ये तीनों को करता है, जबकि राज्य सेवा के लिए राज्य आयोग होता है। तो ये तीन शुरू के जो तीन है ये यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं तीनों सेवाओं के लिए। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अच्छा, ये कूट वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया। तो कूट में सही कूट का चयन करना है, तो याद रखिए 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प को चुनें। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए आरएस में पूछा गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, प्री का क्वेश्चन 2016 का है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए डील करते हैं, हम देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा या सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, जिसे हम ज्वाइंट पीएससी कहते हैं, उसके लिए यदि अध्यक्ष की नियुक्ति करना है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वह नियुक्ति की जाएगी। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? कौन अनुमोदित करेगा? तो कार्यों को अनुमोदित करने के लिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह अनुमोदन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भारत के यूपीएससी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा, नहीं है सही है पूछ रहा है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। अरे 2 मिनट क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2 मिनट बोल रहा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है पूछ रहा है आपसे। सही है ये बताना, सही नहीं है ये नहीं, सही है बताना है। तो देखिए यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, बिल्कुल नहीं। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा के लिए जाते हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। ये भी गलत, जो सही है इसका क्या, इसका राज्य लोक सेवा से कोई लेना देना नहीं है। ये फैक्ट क्या है, ये बस सही है, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। हाँ, इससे ये परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं राज्य वाले, लेकिन इसका सीधा कोई लेना देना नहीं रहता है आयोग का, मतलब यूपीएससी का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई सीधा लेना देना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन से कार्य सौंपे गए हैं? यूपीएससी कौन कौन से कार्य करता है, कुल मिलाकर आपको ये बताना है। तो देखिए पहला दे रहा है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजन करना, बिल्कुल इसका कार्य है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती परीक्षा संबंध सहायता करना, ये भी बिल्कुल करता है। फिर आगे देखते हैं,
थर्ड पॉइंट दे रहा है सिविल सेवाओं की भर्ती पद्धति से संबंधित विषयों पर, बिल्कुल, और लोक सेवा से संबंधित अनुशासनिक विषयों पर परामर्श। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चारों ही इसके सही आंसर हैं। तो इसका 1 2 3 4 ये चारों ही सही हैं कूट। चलिए आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जा सकता है, यूपीएससी से किन विषयों पर परामर्श लिया जा सकता है। तो देखिए पहला क्या है, भर्ती की पद्धति संबंधित विषयों पर, भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर बिल्कुल लिया जा सकता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर, बिल्कुल आपने देखा होगा राज्य जब अपने बड़े अधिकारी डीजीपी हो गया या कमिश्नर वगैरह उनके नामों की लिस्ट यूपीएससी के पास भेजता है तो यहाँ पे बिल्कुल परामर्श लेता है। तीसरा बोल रहा है कि सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाए 1 2 3, तीनों ही फैक्ट्स के जो कूट देने आपके सही हैं, तीनों ही बातें सही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान में कब आयोजित की गई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, तो याद रखना 1922 में। कब की गई थी? 1922 में लंदन और इलाहाबाद दोनों जो एक साथ एग्जाम कराए गए थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 34, 1922 में आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा इनमें से किन दो स्थानों में आयोजित की गई? घुमा क्वेश्चन पूछा तो अभी मैंने बताया लंदन और इलाहाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन और इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत इसका नाम चेंज किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। अगला है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आती है? तो पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिल्कुल यह आती है। फिर इसके बाद है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या दे रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, फिर सेकंड है भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद जो यूपीएससी के द्वारा दूसरी जो सेवा है, यह आपको याद रखना है भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। मतलब 3 मैंने शुरू में बताई थी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक, ये तीनों सेवाएं यूपीएससी के उसमें आती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? केवल 1 2 और 4। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या भी मैंने बताया कितनी है, 3, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब संविधान मतलब 1950 में पूछ रहा है, 1950 के समय जो संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, आपको ध्यान में रखना है, उस समय आर.एन. बनर्जी। कौन थे उस समय? यूपीएससी के अध्यक्ष थे आर.एन. बनर्जी। फिर वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य हैं? यदि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य हैं? 10। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 9 से 11। कितनी? सामान्यतः 9 से 11 होती। देखिए अभी वर्तमान में कितना है, 1 + 9 है ना, और यदि आपको एक अध्यक्ष प्लस पूरे 10 सदस्य चाहते हैं तो ये 9 से 11 के आसपास हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी वर्तमान 9 से 11 हो सकती है, होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सेवा का सृजन कब किया गया? शुरू में मैंने बता दिया था, भारतीय वन सेवा का जो सृजन है 1966 में किया गया था। फिर क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि भारतीय सिविल सेवा का जनक हम किसे मानते हैं? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का जनक किसे माना जाता है? तो जो आईएएस का जनक है इन्हें माना जाता है सरदार पटेल को। किन्हें माना जाता है? सरदार पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आईएएस या
भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। फिर प्रतिवर्ष, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, जो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और उसका लास्ट क्वेश्चन देखिए यूपीएससी का, लास्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यह संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन क्या अध्यादेश के द्वारा किया गया? तो बिल्कुल नहीं। सिविल सेवक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और सरकार की सलाहकारी संस्था है, बिल्कुल ये भी सही। तो इसका सही आंसर हो जाए 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके यूपीएससी के लगभग 45 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी के बारे में अब हम उसके क्वेश्चन डील करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एमपीपीएससी के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं अब एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इस पर देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, एमपीपीएससी में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हुई है। तो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना की गई है 1 नवंबर 1956 को। कब की गई है? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई है। फिर किस धारा के तहत, क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था पीएससी में, किस धारा के तहत इसकी स्थापना की गई है? तो धारा आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118(3) के तहत, 118(3) के तहत इसकी स्थापना की गई है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आपको अगला, इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना के बाद 1+4 आपको याद रखना, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना है एमपीपीएससी की। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति के बारे में आपको याद रखना है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, इन्हें पद से हटाता कौन है? तो याद रखिए, राज्यपाल नहीं हटाता। एमपीपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटाता है। पद से मुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति इन्हें पद से मुक्त करेगा। पद से मुक्त कौन करेगा? पद मुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर आपको ध्यान में रखना है इनकी कार्यकाल कितना होता है। एमपीपीएससी का कार्यकाल अभी हमने देखा 6 या 65 वर्ष था। यूपीएससी का यहाँ पे 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतना इनका कार्यकाल होता है इसके सदस्य और अध्यक्ष का। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, याद रखिए, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष, एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है? एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष आपको नाम है डीवी रेगे। कौन है? डीवी रेगे, ये एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? तो राजेश लाल मेहरा, प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 18वें क्रम के हैं, याद रखिएगा, 18वें क्रम के अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा वर्तमान में। और डीवी रेगे इसके पहले अध्यक्ष थे। जबकि प्रदीप जोशी, इनका भी याद रखिए क्योंकि ये भी यूपीएससी के अध्यक्ष है, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदीप जोशी जी 2006 से 2011 के बीच, 2006 से 2011 के बीच प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन राज्य लोक सेवा आयोग से अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना, क्वेश्चन को हम डील करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, राज्य लोक सेवा आयोग, अभी एमपीपीएससी पहले यूपीएससी के बारे में देखा, अब हम एमपीपीएससी क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था उसकी धारा 118(3) के तहत एमपीपीएससी की स्थापना की गई थी। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश या एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 में। किस भाग में किया गया है? तो याद रखना है भाग 14 में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 14 में दोनों का, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का प्रावधान और आर्टिकल दोनों का सेम है, 315 से 323 भाग 14। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? रिपीट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान में किस में किया जाएगा? तो इसका भी आंसर है भाग 14 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 315 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये भी 315 के तहत किया गया है इसके गठन का प्रावधान संविधान में। फिर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, बार बार देखिए, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, किस अनुच्छेद का? 315 के तहत किया जाता है। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन जो पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, थोड़े भाषा का लैंग्वेज चेंज कर करके पूरे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे लिया गया है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये मैं अपन 2 मिनट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो देखिए यहाँ पे है आर्टिकल, ये इस साइड आया, अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 316 के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत, या 2 बार आ गया अनुच्छेद 317। इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 316 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 2003 का, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो अनुच्छेद है 315 से 323, 315 से 323 इसका ये अनुच्छेद है। और जो 324 यहाँ पे निर्वाचन आयोग है, कौन है? ये निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? देखिए क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन ही है, इससे पहले अपन ने उसमें भी देखा था यूपीएससी वाले में भी। तो इसका जो सही अंश किसका अनुमोदन रहता है? तो इसमें अनुमोदन जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अनुमोदन भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जा सकता? निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? तो देखिए इसका जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सिविल सेवा की भर्ती से प्रति, इसमें तो लिया जाता है परामर्श बिल्कुल। सिविल सेवा की नियुक्ति अनुसरण किए जाने सिद्धांतों पर इसमें भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं क्रम एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में इसके लिए भी लिया जाता है। लेकिन सिविल सेवा के स्थानांतरण पर, सिविल सेवा के स्थानांतरण ट्रांसफर इसमें परामर्श नहीं लिया जाता। तो इसका ये गलत है, तो नहीं लिया जाता। 4th वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के? डीबी रेगे। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की पदोन्नति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया, किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो ये भी 317 के तहत हटाया जा सकता है। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 317 के तहत इसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान कहाँ पे किया गया? तो इसका भी रिपीट क्वेश्चन 317 में ही दिया गया है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को
को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य और अध्यक्ष को हटाया जाए, जबकि नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का जो पावर है, शक्ति है, वह राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किन तरीकों से हटाया जा सकता है? देखिए किन किन तरीकों से हटाया जा सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन कूट में है ये। पहला तो ये इस्तीफा दे दें, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, पहला इस्तीफा दे दें, या उनको सिद्ध कदाचार साबित हो जाए उनके ऊपर, या दिवालिया हो जाए। ठीक, ये 3 रूप से इन्हें हटाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश स्थापित है, संवैधानिक संगठन। तो यह एक संवैधानिक संगठन है, यह एक संवैधानिक संगठन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं है रहा है कभी? तो देखिए इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि आपको लिस्ट पूरी याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोई भी आयोग पढ़ें, चाहे राष्ट्रपति पढ़ें, संवैधानिक पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी हो, उनके पूरी एक लिस्ट, एक नज़र आप जरूर इन पर डालिए। तो देखिए इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो देखिए डीबी रहेगा, तो पहले अध्यक्ष थे बिल्कुल। फिर इसके बाद केसी तिवारी, दूसरा नाम आपको दे रहे होंगे केसी तिवारी, ये भी रह चुके हैं। एमबी पीटर, ये भी क्या है? रह चुके हैं। लेकिन पीके सिन्हा कभी एमपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो देखिए इस बार देखिए डीवी रेगे ये रह चुके हैं, पीके सिन्हा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, शायद 2 बार आ चुका है, पीके सिन्हा ये नहीं रहे हैं। ठीक, नाम अलग अलग दिए हुए हैं ऑप्शन में, पीके सिन्हा ही नहीं रहे हैं, जबकि एन सुंदरम और आर राधाकृष्णन ये रह चुके हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद के कार्य किस में दिए गए हैं दोनों के? तो कार्य दिया गया है आर्टिकल 320 में। आर्टिकल 320 में इनके कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर आधारित होते हैं? मैंने इसमें बताया भी था शुरू में, संचित राज्य की संचित निधि पर। किस पे व्यय आधारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर या भारित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा? जैसे यूपीएससी किसे देता है? वह देता है राष्ट्रपति को। तो यह एमपीपीएससी स्टेट का है, तो किसे देगा? यह राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? तो आर्टिकल 323 मतलब 323 के तहत किस प्रतिवेदन देने का अंतिम जो आर्टिकल है 315 से 323 जो है यह प्रतिवेदन है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिए 6 या 62 वर्ष की आयु, 6 या 62 वर्ष की आयु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोनों का बराबर, 6 या 62 वर्ष की अवधि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें हमें किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करना हो तो यह पावर किसके पास होगा? तो याद रखिए यह पावर राज्य का है, तो राज्यपाल के पास यह पावर निहित है या उस पर निहित है यह पावर, इस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति का पात्र होता है?
राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद पात्र होता है। तो याद रखिएगा यह किसके लिए पात्र होता है, तो पहला दे रहा ऑप्शन आपका अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के लिए, संघ लोक सेवा में सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं के लिए, उसी राज्य दोबारा बनने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होता है अपने यहाँ से पदमुक्त होने के बाद। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना इसका कार्य है। इसके अलावा दूसरा दे रहा है भर्ती के तरीकों पर सरकार का परामर्श, भर्ती के तरीकों पर सरकार से परामर्श, ये भी इसका कार्य है। अगला है नियुक्ति पदोन्नति के मामले में सलाहकारी होता है, और सिविल सेवाओं के स्थान तो ये नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के संबंध में है। राष्ट्रपति इन्हें बिना रीति रिवाज से हटा सकता है, सेवा सत्यानाश करने का अधिकार राज्यपाल को है। अन्य राज्यों के आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, सही नहीं है पूछ रहा है, तो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है अध्यक्ष को राज्य लोक सेवा, बिल्कुल ये सही है। अन्य राज्य के आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति, ये भी सही है। सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को है, इसमें सही कौन सा नहीं, तो राष्ट्रपति ने बिना रीति रिवाज हटा सकते, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। ठीक, तो ये थे आपके राज्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के एमसीक्यूज महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर इसी सीरीज़ में अब आगे कैग या कोई जो आयोग है उन पे एक नया वीडियो फिर से आएगा, और बहुत जल्दी फरवरी माह का मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी आने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।